ताजमहल में ससुराल। विश्वास नगर में रहने वाली उर्मिला के 2 बेटे थे, अभिनव और अंकित। अभिनव की शादी अंजू से हुई थी और अंकित की नीतू से। जहां नीतू एक सीधी सादे सरल स्वभाव की लड़की थी, उसकी जिठानी अंजू उतनी ही तेज तर्रार थी। माँ जी, हमारा घर इतना पुराना और आउटडेटेड लगता है ना, किसी को यहाँ बुलाने में भी शर्म आती है। अगर कब तक इसी पुराने स्टाइल के मकान में रहते रहेंगे हम लोग। अरे भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? हमारा घर पुराना तो कहीं से नहीं लगता है। बाबूजी ने हमारी शादी के 1 साल पहले ही तो बनवा कर तैयार कराया था। अब 4 सालों में क्या मकान पुराने और बेरंग हो जाते हैं। तू तो बीच में बोली मत। अब तूने तो अपने मायके में कभी ढंग के मकान देखे नहीं है, तो तुझे तो ये घर महल ही नजर आता होगा ना। लेकिन इस घर की असलियत तो हम जानते ना। कोई रिश्तेदार आ जाए तो मुंह छुपाना पड़ जाता है। अरे जाने देना, क्यों उसके मुंह लगती है। तुझे पता है ना, 1 नंबर के मुंह फट और बदतमीज है। माँ जी, आपके सामने दीदी मुझे और मेरे मायके वालों को इस तरह से अपमानित कर रही हैं। मुझे क्या आप झोपड़पट्टी से उठाकर लाई थी जो दीदी मुझसे इस तरह से बात करती है? दीदी की हिम्मत इसलिए इतनी बढ़ गई है क्योंकि आप बीच में कुछ बोलती नहीं है। तो ठीक कह रही है, लेकिन बेटा मैं बीच में नहीं बोलती, इसके पीछे एक दूसरी वजह है। तू जानती है, घर का सारा खर्चा अभिनव ही चलाता है। अंकित की तो वैसे ही मुट्ठी भर सैलरी है। अब अगर बड़ी बहू से बिगाड़ लूंगी तो घर कैसे चलेगा? इसका मतलब माँ जी, इस घर में रहना होगा तो अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके ही रहना होगा। कहना तो आप यही चाह रही हैं ना? देख बेटा, कीचड़ में पाँव मारने से कीचड़ अपने ऊपर ही आता है। इसलिए तुझसे कह रही हूँ, जिस तरह मैं इसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हूँ ना, तू भी वैसे ही किया कर। बड़ी बहू, अगर तुझे ये मकान बहुत पुराना और आउटडेटेड लग रहा है ना, तो किसने रोका है? बनवा ले ताजमहल। भाई हमारे पास तो पैसे है नहीं। तुम्हारे बाबूजी के रिटायरमेंट का सारा पैसा हम इस मकान में पहले ही लगा चुके हैं। अब जिसको ताजमहल में रहने का शौक हो वो खर्च करे, संगमरमर मंगवाए, ताजमहल बनवाए। उर्मिला को तो यही लगा था कि शायद उसके पैसे ना देने की बात सुनकर बड़ी बहू शांत बैठ जाएगी। लेकिन 2 दिन बाद, माता जी 304 यही है ना? हाँ बेटा, 304 नंबर तो यही है, लेकिन ये सामान हमने नहीं मंगवाया, गलत एड्रेस पर ले आया बेटा। माता जी, ये बात तो आप अंजू मैडम से पूछिए, उनके नाम का ऑर्डर है। हमारा काम तो बस एड्रेस पर ही सामान डिलीवर करना है। रिक्शा वाला संगमरमर के बड़े बड़े पत्थर दरवाजे पर उतार कर चला गया। बड़ी बहू, अरे भाई इधर आओ। ये सफेद संगमरमर के पत्थर तुमने ऑर्डर करे हैं क्या? सच में घर को ताजमहल बनाने वाली हो क्या? आप ही ने तो कहा था ना माँ जी कि जिसकी सामर्थ्य हो वो बना ले घर को ताजमहल। तो अब आप देखिए कैसे मैं इस घर की रंगत बदलती हूँ। अरे पूरी कॉलोनी तो क्या, शहर में किसी ने ऐसा मकान नहीं देखा होगा। उर्मिला के पास बड़ी बहू की बातों का अब कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो उठकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम के समय, बेटा 5 साल पहले ही तुम दोनों भाइयों की पसंद से तुम्हारे बाबूजी ने ये मकान तैयार करवाया था। ऐसी कौन सी कमी है इस घर में जो तुम फिर से लाखों रुपए लगाकर इस घर में संगमरमर लगवा रहे हो? माँ, मुझे तो कल भी इस घर में रहने से कोई दिक्कत नहीं थी और आज भी नहीं है, लेकिन अब आपकी बहू आ गई है और वो चाहती है कि घर को अपने तरीके से बनाए, तो बनवाने दीजिए। ऐसे भी ऐसी कमाई का क्या फ़ायदा जो पत्नी और बच्चों को खुश ना रख सके। उनकी खुशी के लिए ही तो इतनी मेहनत करता हूँ मैं। ठीक है बेटा, समझाना मेरा फर्ज था, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। घर को क्लासी और खूबसूरत बनाने के चक्कर में बड़ी बहू पूरे घर में तोड़ फोड़ करवा देती है, जिसकी वजह से घर में सबको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अरे भगवान, कब खत्म होगी इन पत्थरों की घिसाई। इनकी आवाज़ सुन सुनकर तो मेरा सर चकराने लगा है। अरे हमने रिटायरमेंट से पहले इसीलिए घर बनवा के तैयार करवाया था ताकि रिटायरमेंट के बाद 2 पल चैन से जी सके, लेकिन तुम्हारी बहू को मेरा सुकून राज ही नहीं आया। अच्छे खासे मकान को कबाड़ खाना बनाकर रख दिया। अरे जाने दीजिए ना, अभी बड़ी बहू सुन लेगी तो यहीं आकर खड़ी हो जाएगी। जबान तो आप जानते ना उसकी कितनी तेज चलती है। सब तुम्हारे बेटे की देन है, उसी ने सर पर चढ़ा कर रखा है, वरना उसकी मजाल है कि वो अकेले पूरे परिवार को अपनी उंगलियों पर नचा ले। लेकिन तुम साफ साफ सुन लो, अब मैं इस शोर शराबी के बीच में और नहीं रह सकता। कह दो अपने बेटे से, जब तक इस मकान में काम चल रहा है तब तक के लिए कहीं आसपास किराए का कोई मकान देख ले। बच्चे भी परेशान हो गए, ना उनकी पढ़ाई लिखाई हो पा रही है, ना हमें 2 पल का आराम करने को मिलता है। पति के कहने पर उर्मिला अपने पूरे परिवार के साथ सामने वाले मकान में कुछ दिन के लिए शिफ्ट हो जाती है। 3 महीने तक लगातार काम चलने के बाद अंजू के घर का काम पूरा हो जाता है। देखिए मैडम,
संगमरमर के फर्श वाले बहुत से मकान देखे होंगे आपने, लेकिन आपके घर को यूनिक लुक देखने के लिए मैंने दीवारें, छत, यहाँ तक कि आपके फर्नीचर में भी संगमरमर का काम किया है। जो देखेगा उसकी निगाहें थम जाएगी। वाह मम्मी, आपने तो डाइनिंग टेबल भी व्हाइट पत्थर से बनवा दी, कितनी सुंदर लग रही है। अरे तो टेबल छोड़, इस फर्श को देख, ऐसा लग रहा है सीधे शीशे की जगह इसी में मुंह देख लेंगे हम लोग। थैंक यू मम्मी, हमारे घर को इतना सुंदर बनाने के लिए। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि रेनोवेशन के बाद हमारा घर इतना सुंदर हो जाएगा। ये बात तो अपनी दादी और दादू को समझा, क्योंकि जिस दिन से घर में काम शुरू हुआ है दोनों का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। तेरे दादू दादी को ऐसा लगता है कि मैंने घर में ये सब काम करवाकर पैसे वेस्ट किए हैं। ये देखिए, मैंने घर का पूरा फर्नीचर भी चेंज करवाकर नया लगवा दिया है। अब हमारे घर में जो एक बार आएगा ना, वो कभी भूलेगा नहीं। महंगे झूमर, एंटिक इंटीरियर, सफेद संगमरमर के शीशे की तरह चमकती दीवारें हैं। तुम ही बताओ, देखा है तुमने आज से पहले ऐसा खूबसूरत घर? मानना पड़ेगा अंजू तुम्हारी पसंद को। तुमने तो वाकई घर को ताजमहल बना दिया। मुझे तो लग रहा है कि अब घर में घुसने के लिए हमें एंट्री टिकट भी देना पड़ेगा। सही कह रहे हैं पापा, आप देखना कुछ ही दिनों में लोग टिकट लेकर हमारा घर देखने के लिए आने लगेंगे। बेटा ये घर है, कोई चिड़ियाघर नहीं जिसे देखने के लिए लोग टिकट लेकर अंदर आएंगे। और बेटा घर ना घर जैसा अच्छा लगता है, उसे ताजमहल बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। अरे रहने दे नीतू, हमारी बात सुनने वाला घर में कोई नहीं है। तो चल, घर में बहुत काम है, हम लोग कुछ काम देख लेते हैं। जल्द ही सभी लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ दिन के बाद शाम के समय सास उर्मिला पार्क से टहलकर घर में आती है। ये क्या कर रही हैं आप माँ जी? इतनी गंदी चप्पल लेकर आपने घर के अंदर पाँव रख दिया, पूरा फर्श खराब कर दिया आपने। पता है ना आपको इस घर को तैयार करवाने में कितनी लागत आई है? अरे चप्पल सर पर रखकर तो नहीं चल सकते ना, पाँव तो जमीन में ही रखना पड़ता है। अब तेरे मकान को बनवाने में लागत आई है, इसका मतलब यह तो नहीं कि हम सर पर पाँव धरकर चलना शुरू कर देंगे। देखिए माँ जी, बातों को ना रबड़ की तरह मत खींचिए। बहुत पैसा खर्च हुआ है मेरा इस घर को तैयार करने में। मकान को तैयार करवाने के लिए तो आपने कुछ भी सहयोग देने से मना कर दिया था, लेकिन कम से कम इस घर की मेंटेनेंस में तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर ही सकते हैं। सब लोग कान खोलकर सुन लो, अब से कोई भी घर के अंदर ये गंदे चप्पल लेकर नहीं घुसेगा। फर्श पर मुझे एक भी दाग दिखाई दिया ना तो खैर नहीं। रहने दीजिए ना भाभी, माँ जी की चप्पलों से अगर फर्श गंदा हो भी गया तो मैं सफाई कर दूंगी, आप क्यों नाराज होती हैं? सफाई करना अलग बात है नीतू, और साफ सफाई से रहना अलग। बेहतर होगा कि इस घर में सब लोग साफ सफाई से रहने का तरीका सीख लो। उसी दिन दोपहर में नीतू डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगा रही थी, तभी चिंटू के हाथ से दाल की कटोरी उलट जाती है और डाइनिंग टेबल के ऊपर दाल बिखर जाती है। अरे चिंटू, ये क्या किया तुमने? दिखाई नहीं देता क्या? इतने बड़े हो गए हो, अभी तक ढंग से खाना खाना नहीं आया। अरे जाने दो ना, बच्चा है, साफ हो जाएगा, कोई बात नहीं। बेटा तुम खाओ। ऐसे कैसे जाने दो? जानते भी हो कितने का बनवाया ये डाइनिंग टेबल मैंने? ऐसे दाल गिराने के लिए नहीं है। ऐसे ही आप लोग रोज रोज इसके ऊपर खाना गिराएंगे तो 4 दिन में गंदा हो जाएगा ये। और अगर ऐसे ही दाग धब्बे वाला फर्नीचर घर में रखना था तो मुझे लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत ही क्या थी? फिर तो इस पुराने फर्नीचर में भी कोई बुराई नहीं थी। मुझे इस घर में हर सामान एकदम शीशे की तरह चमकता हुआ नजर आना चाहिए। चिंटू चलो खड़े हो जाओ, ये अपनी कटोरी लेकर जमीन में बैठो और वहीं बैठकर खाना खत्म करो। नहीं मम्मा, मैं जमीन में बैठकर नहीं खाऊंगा, मुझे भी आप लोगों के साथ टेबल पर बैठकर खाना है। मैंने कहा ना चुपचाप जमीन में बैठो। बल्कि मैं तो कहती हूँ आप सब लोग जमीन में ही चटाई बिछाकर खाना खाया करो। रोज रोज ऐसे ही डाइनिंग टेबल पर खाना गिराओगे तो कितने दिन चमक बनी रहेगी इसकी? वैसे भी सफेद रंग पर एक बार जो दाग छूट जाए वो आसानी से साफ नहीं होता। अगले दिन, अरे नीतू ये क्या कर रही हो तुम? खाना बना रही हूँ भाभी, और क्या कर रही हूँ? देख नहीं रही हो रसोई में कितना धुआं हो रहा है? और इस तरह से धुआं करोगी तो पूरी रसोई का सफेद पत्थर 4 दिन में काला हो जाएगा। तुम्हें थोड़ी बहुत अक्ल है कि नहीं? कैसी बात कर रही हो भाभी आप? खाना बनेगा तो धुआं तो होगा ही ना, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना मुझे पूरा घर बिल्कुल चमकता हुआ चाहिए, मतलब चाहिए। अब तुम खाना कैसे बनाओगी ये तुम्हारी सरदर्दी है, लेकिन रसोई में से धुआं और ये चिपचिपाहट दीवारों पर चिपकी हुई मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। बड़ी बहू, लाखों रुपया खर्च करके तूने मकान तो ताजमहल जैसा बनवा लिया, लेकिन दिल तेरा अभी भी छोटा का छोटा ही है। अरे कुछ तो दिमाग लगाया कर। एक तो तू पूरा दिन पूरे घर में यहां से वहां घूमते हुए सब पर सिर्फ हुक्म चलाती फिरती है। ये बेचारी नीतू अकेले पूरे परिवार का काम करती है, खाना बनाती है, उसमें भी तू सिर्फ कमियां ही निकालती रहती है।
अब वो बिना गैस जलाए खाना कैसे बनाएगी? थोड़ा तो अकल का इस्तेमाल कर ले। रहने दो दादी, मम्मी से तो कुछ भी कहना बेकार है। आपको पता है कल मैं पार्क से खेल कर आया तो मम्मी के बेडरूम के फर्श पर पैरों के निशान बन गए। उस बात के लिए मम्मी ने मुझे बहुत डांटा। कह रही थी उनका व्हाइट कलर का फर्श अपने गंदे पाँव रखकर मैंने खराब कर दिया। आपको पता है पहले मुझसे पैर धुलवाए, फिर कमरे में रगड़ रगड़ कर पोछा भी लगवाया। बड़ी बहू की बात बात पर टोका टोकी करने की आदत के कारण परिवार में सभी लोग उससे बहुत परेशान हो चुके थे। इतना ही नहीं, उसने तो दरवाजे पर एक बोर्ड भी बनवा कर लगा दिया था जिसपे उसने लिखा था, जूते चप्पल बाहर उतारे और पैरों को धोकर ही अंदर आए। अभिनव बेटा, तेरे संगमरमर के महल में रहने की हमारी तो बिल्कुल इच्छा ही खत्म हो गई है। अरे भाई, क्या फायदा ऐसे महल का जिसमें पांव रखने से पहले ही इंसान को 10 बार सोचना पड़े। इससे अच्छा तो हमारा पुराना मकान था। बच्चे जहां मन करता था वहां खेलते थे। कम से कम उठने बैठने जमीन पर पांव धरने से पहले सोचना तो नहीं पड़ता था। अब तो तेरी बीवी ने सबका जीना मुश्किल करके रखा है। इतना ही नहीं, मेहमानों को भी घर में घुसने से पहले पैर धोने के लिए टोक देती है वो। हम तो भाई बिल्कुल शर्मिंदा हो गए हैं अंजू बहू की हरकतों से। परेशान तो मैं भी हो गया हूँ माँ। मुझे भी कहाँ पता था कि ये सब आगे चलकर जी का जंजाल बन जाएगा। लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, इसको सुधारने का एक आइडिया है मेरे पास। इससे बहुत समस्या है ना। हम इसका संगमरमर का बाथरूम नहा कर गंदा कर देते हैं। रसोई में खाना बनता है तो इसकी रसोई काली हो जाती है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाओ तो उस पर खाने के दाग लग जाते हैं। तो ठीक है, हम इसका ये ताजमहल इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। समझ गए ना आप लोग? ठीक है भैया, जैसा आप कहें। रात के समय, अरे बोरिया बिस्तर पा करके कहाँ जा रहे हैं आप लोग? आज किसी को सोना नहीं है क्या? सोना तो है भाभी, लेकिन आपके कीमती बेडरूम के कीमती बेड पर सोने से अगर महंगी चादर पर सिलवट आ गई तो उसका हर्जाना कौन भरेगा? इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि अब से हम लोग आपके बेडरूम की चादर और बिस्तर खराब नहीं करेंगे। हम सब छत पर ही बिस्तर लगाकर सो जाएंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से आपके घर की देखभाल करने की जिम्मेदारी हम सब की है। अरे अभिनव, पिंकी, तुम सब भी छत पर जा रहे हो क्या? हाँ, बच्चे भी तुम्हारे बेडरूम में सोने से मना कर रहे हैं। कह रहे हैं दादा दादी के साथ ही सोएंगे। हम लोग छत पर जा रहे हैं, तुम अपना देख लो। अगले दिन सुबह, अरे सब लोग कहाँ चले गए? घर में तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। रसोई भी खाली पड़ी है। आज चाय नाश्ता नहीं बनाएगी क्या नीतू? नीतू, नीतू! अंजू नीतू नीतू चिल्लाते हुए बाहर पोर्च तक पहुंचती है। देखती है नीतू बाहर खुले में चूल्हे पर बर्तन रखकर चाय नाश्ता बना रही है। अरे ये क्या कर रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? यहाँ पर चूल्हे पर खाना क्यों पका रही हो? किचन में गैस सिलेंडर खत्म हो गया है क्या? नहीं भाभी, गैस सिलेंडर खत्म नहीं हुआ। मैंने सोचा है कि अब से मैं यहीं चूल्हे पर ही खाना बना लिया करूंगी। अब मेरे खाना बनाने की वजह से आपकी लाखों की रसोई गंदी हो जाती है ना, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके ताजमहल पर कोई भी दाग लगे। लगता है पूरे परिवार का दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, करने तो जो कर रहा है। मुझे तो खाने से मतलब है, चाहे यहां बनाओ या वहां बनाओ। अंजू को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था कि घर के लोग आखिर उसे समझाना क्या चाह रहे हैं। कुछ देर बाद अंजू की माँ का फोन आता है। बेटा, तैयार हो गया तुम्हारा मकान बनकर? हाँ माँ, बिल्कुल तैयार हो गया। इतना खूबसूरत लग रहा है ना कि आप देखोगी तो देखती रह जाओगी। अरे आप तो ये समझ लो कि छोटा ताजमहल बनाया है मैंने। अगर ऐसी बात है बेटा, तो फिर मैं आज तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारे ससुराल आ रही हूँ। अरे भाई, हम भी तो देखे हमारी बिटिया ने कैसा ताजमहल बनाकर खड़ा किया है। क्यों नहीं माँ, आओ ना, मैं आपका इंतजार करती हूँ। दोपहर के समय अंजू की माँ उसके ससुराल पहुंच जाती है। अरे बहन जी, क्या बात है? मकान का काम अभी पूरा नहीं हुआ है क्या? नहीं नहीं बहन जी, मकान का काम तो कब का पूरा हो गया। आप आइए ना अंदर। पूरा हो चुका है तो आप लोग यहाँ आंगन में अपना बोरिया बिस्तर डालकर क्यों बैठे हैं? आप आइए ना, बैठिए। नीतू बेटा, मौसी जी के लिए चेयर लगा दो यहाँ पर। और सुनो, चूल्हा जलाओ फटाफट से। समधन जी के लिए बढ़िया चाय नाश्ते का इंतजाम करो। जी माँ जी, अभी बनाती हूँ। इतना बड़ा घर है आपका और आप यहाँ आंगन में चारपाई डाले लेटी हैं। मुझे भी यहीं कुर्सी पर बिठा रही हैं। और तो और ये नीतू चूल्हे पर चाय क्यों बनाएगी? घर में गैस सिलेंडर नहीं है क्या? नहीं नहीं मौसी जी, वो बात नहीं है। घर में गैस सिलेंडर, राशन सब कुछ है। वो क्या है ना, भाभी ने मकान बनवाने में बहुत खर्च किया है। भैया की सारी जिंदगी की सेविंग खर्च हो गई इस मकान को बनाने में।
अब उनका सफेद संगमरमर का ताजमहल जैसा खूबसूरत मकान है। अगर हम लोग दिन भर वहीं पड़े रहेंगे तो गंदा नहीं हो जाएगा? रसोई का तो आप जानती हैं, रसोई में तो कुछ भी बनाओ तो इतना गंदा काला चिपचिपा धुआं निकलता है कि पूरी दीवारें छत सब गंदा हो जाता है। बस इसलिए मैं रसोई में खाना नहीं बनाती, यही आंगन में चूल्हा बना लिया है, इसी में लकड़ियां रखकर इस पर खाना बना लेती हूँ। आप लोग ये क्या कह रहे हैं? इंसान मकान बनाता किस लिए? रहने के लिए ना। और अगर रहने से मकान गंदे हो जाएंगे तो उस मकान को क्या शोपीस बनाकर रखा जाएगा? माँ चलो ना अंदर, यहाँ क्या कर रही हो? अरे नहीं बेटा, अंदर कैसे ले जाएंगे? इतना महंगा सोफा है, बार बार लोग बैठेंगे तो टूट जाएगा। और वैसे भी तू ही तो कहती है ना हमें घर को मेंटेन करना चाहिए। अरे बेटा, ये क्या तमाशा बना कर रख दिया तूने घर का? मैं कहती हूँ अगर घर में रहने वाले लोगों को सुकून ही ना मिले तो ऐसे लाखों करोड़ों के मकान बनाने का क्या फायदा? बिस्तर पर बैठने से पहले घर के सदस्यों को 100 बार सोचना पड़े। ऐसे महंगे फर्नीचर का इंसान क्या अचार डालेगा? अगर तेरे सफेद संगमरमर पर पैर रखने से वो मैला हो जाएगा तब तो बेचारे बच्चे घर के अंदर कभी डर से खेल ही नहीं पाएंगे। इससे तो अच्छा वो मकान जैसा था वैसा ही ठीक था। कम से कम घर में किसी को सोने खेलने खाने पीने से पहले किसी की परमिशन तो नहीं लेनी पड़ती थी। बड़े गर्व से अपनी बेटी का आलीशान मकान देखने आई थी मैं, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि इस बड़ी सी इमारत को बनाकर तूने घर के लोगों का चैन और सुकून छीन लिया है। माँ की बात सुनकर अंजू को अपनी गलती समझ में आ जाती है और उस दिन के बाद वो घर के लोगों को बार बार टोकना बंद कर देती है, जिससे सभी लोग अपनी जिंदगी सुकून से जीना शुरू कर देते हैं।